हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दादी और रवीना इन दोनों को साथ बात करते देख ईशा को चिढ़ होती है और फिर वो आकर ईशा के साथ झगड़ने लगती है, जिसके बाद दादी इन दोनों को चुप करवाती है और कहती चलो मेरे साथ टहलो तीनों, और फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी अब यहाँ पर। तभी ईशा कहती है नहीं दादू, आप टहलो इनके साथ, मुझे नहीं टहलना, मैं आइसक्रीम खा कर आती हूँ। और मेरे लिए आइसक्रीम? बस दादू। हाँ नहीं तो आपको कोई आइसक्रीम नहीं मिलने वाली, सिर्फ पार्क घुमाने लाई हूँ वो बहुत है, और अगर आइसक्रीम खिला दिया तो फिर आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। दादू उससे मुँह फेरती है और ईशा मुस्कुराते हुए एक नज़र गुस्से भरी रवीना को देखती है और चली जाती है। और इधर रवीना दादी के साथ शाम के समय हल्की ठंडी हवा में पार्क में टहलने लगती है। ईशा दुकान पर आइसक्रीम ले रही थी, दादी अकेली थी। दादी पूछती है कभी किसी बुजुर्ग को सहारा दिया है पहले? रवीना हंसकर ड्यूटी पर कई बार, पर ऐसे दिल से शायद पहली बार। दादी उसके पास आती है। दिल से? तो मतलब अभी दिल भी यूज होता है आपके प्रोफेशन में? रवीना मुस्कुराती है। आप फनी हैं, जितना ज़रूरी हो उतना रखती हूँ साथ, बाकी सब केस फाइल में बंद रहते हैं। अजीब लड़की हो। नाम क्या है तुम्हारा? रवीना सिंह। सिंह? शेरनी लगती भी हो। कहाँ से आई हो हमारी जगह पर? दिल्ली से पोस्टिंग हुई है इधर। अच्छा, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और बहुत तेज भी, और तुम उतनी ही ठंडी लगती है। रवीना मुस्कुराती है। क्या कहूँ दादू, शायद दिल ने वहीं ठंड पकड़ ली थी। और घर में कौन कौन है? रवीना मायूस हो जाती है। कोई नहीं, माँ पापा नहीं रहे और मैं किसी को अपने साथ बांध नहीं पाई। दादी, बांधना जरूरी नहीं है, जुड़ना ज़रूरी है। जुड़ने से ही तो डर लगता है दादू। दादी पूछती है डर क्यों? कभी जोड़े गए लोग भी खो जाते हैं, और खोने से पहले जो पलों की मिठास होती है उसका क्या बेटा। दादी की बात कुछ असर कर गई थी रवीना को, लेकिन क्या करूँ दादू, कभी कभी वो मिठास बेजहर लगती है जब लौटती नहीं तो। तुम्हारे उम्र के लोग इश्क करते हैं, कभी किया है? किया था, पर शायद मैं ही कड़वी थी। हाँ, कड़वी नहीं, शायद कड़क होगी और लोग कड़वा समझ लिए होंगे। रवीना हंसते हुए, आप जैसे लोग ही तो मीठा कर देते हैं माहौल, और ना हम जैसे लोगों का क्या। तुम्हें देख के लग रहा है ईशा को तुम पसंद आई हो। रवीना चौंक कर दादी की तरफ देखती है। क्या मतलब? दादी, अरे लड़खड़ाओ नहीं, वो तुम्हारी बातों से उलझती है, उसे गुस्सा आता है, वो तुमसे बहस करती है, मतलब अंदर कुछ तो हलचल होती है तुम्हारी बात से। पर मैं तो उसकी किसी बात से ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ, शायद सबसे उलझने की आदत उसे भी होगी शायद। नहीं बेटा, सबसे नहीं। ऐसे तो वो केवल चंद लोगों से ही घुल मिल पाती है, और जिनसे घुलती है उन्हें परिवार बना लेती है। लड़कियां पसंद है ना उसे। रवीना धीरे से, आपको कब से पता चला? दादी रवीना को देखती है। अरे इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बीमारी थोड़ी है, बहुत पहले से पता है। जब उसने पहली बार डरते हुए बोला था मैं तभी समझ गई थी। और आप नाराज़ नहीं हुई? नाराज़? अरे बेटा, प्यार किससे हुआ, कब हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? बस सच्चा होना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ होनी चाहिए, और एक दूसरे में सुकून मिलना चाहिए। रवीना धीरे से दादी के और करीब होकर चलने लगती। क्या बात है दादू, काश मेरे घर में भी कोई ऐसा सोचता। दादी, तुम्हारे घर वाले? रवीना, हाँ, वो जाते जाते सिर्फ उम्मीदें छोड़ गए थे, समझ नहीं। दादी उसे थोड़ी देर देखती है। तो अब
तुम्हारी उम्मीदें किससे हैं? रवीना नजरें नीचे झुका लेती है, खुद से और कभी कभी ऐसे अजनबियों से जैसी आप। अजनबी नहीं हूँ बेटा, तूने मुझे दादू कहा तो अब तो तुम ईशा जैसी हो मेरे लिए। रवीना दादू का हाथ पकड़ती है, उसे चूमती है। शुक्रिया दादू, ये सुनना सुकून था। इस भीड़ में आज पहली बार लगा जैसे कुछ दिल की बात की है मैंने। दादी उसे देखती है, तो अब बताओ, अगर दिल दोबारा किसी पर आया तो रुकोगी या आगे बढ़ोगी? रवीना कुछ देर इधर उधर देखती है, तभी उसे दूर से ईशा लौटती दिखाई देती है, अपनी आइसक्रीम में मगन। शायद नहीं, पर अगर उस दिल की आवाज़ साफ हुई तो मैं ठहर कर सुनना जरूर चाहूँगी। इसके साथ ही रवीना दादी के गले लगती है और दादी उससे कहती है, मुझे भूल मत जाना और कैफे तो आती ही हो, ईशू से पूछ कर घर भी आना। मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, बहुत प्यारी बातें करती हो तुम। रवीना दादी हंसते हैं और फिर कुछ देर हंसी के बाद रवीना ईशा को देखती है और वापस अपने रास्ते पर आगे निकल जाती है। ईशा आइसक्रीम खाते हुए दादी के पास है। क्या कह रही थी दादी? ये खड़ूस? खड़ूस तो नहीं है, अच्छी है, प्यारी है और खूबसूरत तो बहुत है। बस दादू, कहाँ से आपको ये जहर प्यारा लग रहा है? आधे साथ लगता है बम फोड़ेगी। अच्छा क्यों, तू बता, तुझे पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं, और ऐसे लोगों से मैं तो दूर भागती हूँ। आपने इतनी देर इससे बात कर ली और सबसे बड़ी बात ईशा ने बात कर ली। क्या बात है, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए दादू, वो तो मिलना चाहिए। लड़कियों के बीच मेरा क्रेज ही कुछ ऐसा है, लड़कियां मुझसे पटी जाती हैं। और ईशा दादी को देखकर मुस्कुराती है। वैसे आपने इतनी देर मेरी वेट की, इसके लिए आप ये चॉकलेट खा सकती हैं, लेकिन पापा को मत बताना। दादी ईशा के हाथ से चॉकलेट लेती है और उसके साथ घर की तरफ निकल जाती है। शायद पहली बार किसी और से ईशा को इतना जुड़ता देख थोड़ी असहज हो गई ईशा। आखिर रवीना बात करती थी और ईशा को अकेले में उस असहजता को समझना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सुबह के 5 बजे थे। शिमला की हवा में हल्की सी नमी और पहाड़ियों के बीच उगता सूरज एक अलग किस्म की नीरवता घोलता है। मगर कमरे की एक खिड़की के पीछे बैठी इंस्पेक्टर रवीना सिंह की नींद को न इस ठंडी हवा से मतलब था, न सूरज की हल्की किरणों से। उसकी टेबल पर फाइलों का ढेर था, कॉफ़ी का आधा खाली मग और आंखों के नीचे की थकान की रेखाएं। वो लगातार एक ही स्केच को घूर रही थी, वो स्केच जो एक लापता लड़की की फाइल से निकला था। नेहा रैना, उम्र 17, लापता 2004। स्केच में एक लड़की, आंखों में डर, होठों पर जैसे कोई बात अधूरी, लेकिन वो बात रवीना को परेशान कर रही थी। वो उस स्केच को कोने पर बना हुआ छोटा सा साइन था, एक पंख जिससे रंग भरते हुए ब्रश की आकृति थी, हूबहू वही जो उसने कुछ हफ्ते पहले ही ईशा की आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग पर देखी थी। और रवीना खुद से ही बुदबुदाती है, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और 2 दिन पहले की कैफ़े कॉन्टेस्ट की बातें याद करती है। कैफ़े के कोने में रखी उस पेंटिंग को जब उसने पहली बार देखा था, वो रंग, वो भाव और ख़ास तौर पर वो साइन, तब उसे बस एक आर्टिस्ट की यूनिक स्टाइल लगे थे। मगर अब उसके मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। वो तुरंत उठती है और उसने अपना लैपटॉप खोला, दिल्ली से लाई गई कोल्ड केसेस फाइल को फिर से स्क्रॉल किया। केस नंबर SRH 42-4 नेहा रैना मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की गई थी 16 जून 2004। फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक आखिरी बयान। लड़की को आखिरी बार एक महिला आर्टिस्ट के साथ देखा गया था। उम्र 20 से 22 के बीच, लंबे बाल,
बाएं हाथ पर एक टैटू, उड़ता हुआ पंख। रवीना के माथे पर पसीना छा गया था। टैटू? ईशा के बाएं हाथ पर भी तो वही टैटू था। क्या ये सच में वही है? और मन में शक के बीच डल चुके थे। शिमला पुलिस स्टेशन सुबह 7:30 बजे। पहुंचते ही रवीना सिंह अपने नए अवतार में आ गई थी। मुझे 2004 की SRH 42-4 केस फाइल चाहिए, रवीना ने डेस्क ऑफिसर से कहा। मैडम, वो केस तो बंद हो चुका है, कोई सबूत नहीं मिले थे। बिल्कुल, और इसीलिए ये दोबारा देखना ज़रूरी है। फाइल लेकर आइए। कुछ घंटे की मशक्क़त के बाद फाइल मेज पर रख दी गई। धूल भरी फाइल, बासी स्याही की खुशबू और पुराने ज़माने के टाइप किए हुए कागज़। पन्ने पलटते पलटते एक बयान पर उसकी नज़र रुकी। लड़की को नॉर्कसिस गैलरी में आखिरी बार देखा गया था, आर्ट एग्जीबिशन में एक महिला के साथ। रवीना का दिल धड़क उठा। नॉर्कसिस गैलरी, वही नाम जहाँ से आज से 5 साल पहले ईशा ने पहली बार अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की थी, उसका प्रेजेंटेशन दिया था। मन में कई सवाल उठने शुरू हो गए थे। क्या नेहा रैना कभी ईशा की स्टूडेंट रही थी? क्या वो गायब लड़की दरअसल किसी बड़े रैकेट का हिस्सा बन गई थी? और अगर ईशा उससे जुड़ी थी तो वो कैसे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो रवीना को परेशान कर रहा था वो अब भी यही था कि क्या ईशा जानती है या नहीं जानती। उसके भीतर कई पर्दे खुलने लगी। एक तरफ से वो ईशा की मासूम सी हंसी और बच्चे के प्रति उसका लगभग लगाव याद कर रही थी। दूसरी ओर उसका रहस्यमय स्वभाव, अकेलेपन से भरी आंखें और स्केचबुक के पन्नों में छिपी अजीब सी बेचैनी। क्या ये सब सिर्फ कला थी या फिर यादें? रवीना ने डिसाइड किया, मुझे ईशा से उसके आर्ट प्रोसेस, पुराने स्केच और पेंटिंग के सोर्स के बारे में बात करनी होगी, लेकिन इस बार बिना उसे डिस्टर्ब किए। उसे लगना नहीं चाहिए कि मैं उसे इंटेरोगेट कर रही हूँ। उसने केस की फोटोकॉपी ली और सबसे आखिरी में स्केच वाला पन्ना उसे अपनी बैग में रखते हुए वो खुद से कहती है, ये सिर्फ एक केस नहीं, शायद ये किसी की कहानी हो, या शायद मेरी परीक्षा। कैफ़े की ओर जाते वक्त रवीना खुद से ही संवाद करती है। इतने सालों से केस फाइलें खोलती आ रही हूँ, पर पहली बार किसी की आंखें मेरे सवालों से पहले जवाब दे रही है। मेरे दिमाग में उसके लिए सवाल से पहले ही जवाब तैयार है। क्या है ये? अगर ईशा बेकसूर है तो मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर वो इस राज की एक चाबी है तो उसे खोलना ही होगा। और इस तरह के सवाल में उलझी रवीना पहली बार जैसे किसी केस को खोलने से डर रही थी, पहली बार जैसे उन चीज़ों को महसूस करने से डर रही थी जो अब तक तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। शिमला के पुराने पुलिस क्वार्टर, पहाड़ी की ढलान पर एक खामोश कमरा जहां धूप बुझी बुझी सी घुसती है। दीवारों पर पड़ी फाइल की परत और किताबों के बीच एक पुराना वुडन कुर्सी टेबल सेट। वहीं बैठे थे रिटायर्ड इंस्पेक्टर कश्यप, हाथ में एक सिगरेट की खाली डिब्बी, सामने रवीना सिंह एक डायरी और पेन लिए चुपचाप स्थिर। रवीना उनसे पूछती है और डायरी खोलती है। सर, केस SRH 42-4। नेहा रैना, आप इस केस के आखिरी इन्वेस्टिंग ऑफिसर थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करने से खुद को अलग कर लेता है? कश्यप धीरे आवाज में चश्मा ठीक करते हुए उसकी ओर देखता है। हाँ, उस केस ने बहुत कुछ बदल दिया था। उस वक्त सिस्टम से ज़्यादा खुद से लड़ना पड़ा था मुझे। रवीना उसकी ओर देखती है। फाइल में जो स्केच अटैच है, क्या आपने ही तैयार करवाया था? आर्टिस्ट के बयान पर बनाया गया था स्केच। उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखें आज भी जेहन में है मेरे। ये केस कोई साधारण केस नहीं था। रवीना, ये आर्टिस्ट कौन थी? कश्यप एक लंबा सन्नाटा झेल चुकते हैं और इसके साथ ही फिर कहते हैं, नाम दर्ज नहीं किया गया जानबूझकर।
तभी रवीना थोड़े ऊंचे आवाज में, सर ये केस क्यों बंद किया गया था आखिर? कश्यप उसे देखता है। काम डाउन ऑफिसर, अगर इतनी उत्तेजित होगी तो या तो आधे केस से हटा दी जाओगी या यहीं कहीं पहाड़ी से एक्सीडेंट होकर कहीं पड़ी रहोगी। इस केस को अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें मेरा सिर्फ एक टिप दे सकता हूँ, खुद को शांत रखना सीखना। कश्यप उसे कहते हैं। ऊपर से दबाव था। लड़की की फैमिली तक पहुंचने से पहले ही केस कम्युनिटी मसला बताकर बंद करवा दिया गया था। रवीना कश्यप को देखती है। सॉरी सर, क्या आपको लगता है कि वो आर्टिस्ट ईशा राजदान हो सकती है? कश्यप थोड़ा चौंकते हैं और फिर धीरे से मुस्कुराते हैं। काफ़ी रिसर्च कर ली है तुमने। वैसे तुम नज़दीक हो लेकिन फिर भी बहुत दूर, और नाम से ज़्यादा रंगों की पहचान करो। एक कलाकार की पहचान उसके ब्रश स्ट्रोक से होती है। रवीना, उसकी पेंटिंग में कुछ रंग दोहराए गए हैं, बर्न्ड सीना, सेरुलम ब्लू और फेडेड लिलियक। कश्यप, वही 3 रंग उस लड़की की तस्वीर में भी थे। नेहा रैना का आखिरी स्केच इन तीनों रंगों से बना था। रवीना धीरे से कश्यप से पूछती है, क्या आपने कभी उस आर्टिस्ट से दोबारा संपर्क किया? कश्यप, एक बार किया, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक बात कही, कुछ सच्चाइयाँ रंग में छिपी होती है, शब्दों में नहीं, और फिर वो गायब हो गई। क्या आपको लगता है कि वो सच्चाई छिपा रही थी? कश्यप रवीना की ओर देखते हैं। नहीं, मुझे लगता है वो खुद उस सच्चाई से भाग रही थी। और रवीना फिर से, मतलब जब उसके पास नाम हो पर पहचान नहीं, शक हो पर सबूत नहीं, और दबाव हो ऊपर से। रवीना पेन घुमाते हुए, नेहा रैना 17 साल की थी सर, सिर्फ पेंटिंग करती थी, गायब हुई, आखिरी बार किसी अनजान आर्टिस्ट के साथ देखी गई थी, और फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। कश्यप गहरी सांस लेता हुआ, वो अनजान नहीं थी बेटा। जानते थे आप उसे? और कश्यप नजरें झुकाता है। नाम नहीं पता चला तब, पर हाँ, वो लड़की अब भी तुम्हारी दुनिया में हो सकती है शायद। रवीना थोड़ा रुक कर, जैसे उसका दिल जो चाह रहा था वो उसकी जुबां को बोलना नहीं चाह रही थी। ईशा राजदान कैफे कॉन्टेस्ट। कश्यप मुस्कुराते हैं। तुम तेज काफ़ी हो। तेज नहीं, फाइलें बोलती है, बस उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए। कश्यप, सुनो फिर। नेहा की माँ हर रोज़ रोती थी, और वो लड़की जो उसके साथ थी खामोश हो गई और देखने वालों की आंखों से बची रही हमेशा के लिए। रवीना उससे कहती है, आपके पास उसकी कोई और स्केच थी? कश्यप एक पुरानी डायरी को खोलता है, पुराने स्केच निकालते हुए, ये देखो, और अब उसकी गैलरी में जाकर कोई भी पेंटिंग देख लो। रवीना स्केच को गौर से देखते हुए, सिग्नेचर एक जैसे हैं, स्ट्रोक तक मैच करते हैं। कश्यप, इसीलिए तो फाइल को बंद करना पड़ा, कोई पूछ न ले कि ये कलाकार की गवाही है या आत्मग्लानि। तो आप मानते हैं कि ईशा को कुछ पता है? जानती है, पर शायद खुद को भी नहीं पता कि जानती है। रवीना उसकी ओर देखती है। आपने उससे कभी बात करने की कोशिश की? कश्यप रवीना को कहता है, एक बार एक गैलरी शो में देखा था उसे, आंखों में डर था, जुबान पर चुप्पी, और आप चुप रह गए। रिटायरमेंट के बाद अफसोस ही तो रहते हैं। आपके हिसाब से नेहा जिंदा है और मरी नहीं है? कश्यप संवेदनशीलता से भर गए थे। मरना कभी कभी एक फिजिकल चीज नहीं होती, खो जाना भी मरने जैसा होता है ऑफिसर, और शायद कोई उसे बचा भी सकता था अगर हमें बोलने दिया जाता तो। अब भी देर नहीं हुई सर। कश्यप आंखों में चमक लेकर, क्या तुम इस केस को आगे लेकर जाओगी? रवीना संकल्प लेती है, हाँ, और मैं सवाल पूछती रहूंगी जब तक जवाब न मिले। फिर याद रखना, कला कभी सिर्फ सुंदरता नहीं होती, कई बार उसके पीछे के राज बेहद भयानक होते हैं, वो गवाही होते हैं। रवीना, गवाही और चीखें, क्या फ़र्क पड़ता है? इन दोनों से पुराना नाता रहा, पर ईशा खुद क्या छिपा रही है?
शायद कुछ ऐसा जो उसने कभी कहा ही नहीं, सिर्फ रंगों में छिपा दिया। रवीना, नेहा की तस्वीर, वो एक जंगल में खींची गई थी। कश्यप उसकी तस्वीर हाथ में लेकर देखते हुए, हाँ, जंगल, पहाड़ और एक परछाई जो शायद नेहा की नहीं थी, यह शायद किसी और की जो उस वक्त वहाँ मौजूद था। अब तुम सही रास्ते पर हो। इस केस में कोई नाम था संदिग्धों में? कश्यप को याद आता है और वो कहते हैं एक एनजीओ का नाम था, किरण आश्रय, लेकिन उस पर कोई केस नहीं बना कभी। और अब तुम हो और तुम्हारी जिद। रवीना चुपचाप स्केच को वापस फाइल में रखती है। उसकी आंखों में एक सवाल है, क्या ईसा राजदान सिर्फ एक आर्टिस्ट है या कोई ऐसा गवाह जो अनजाने में एक अधूरी चीख को चित्रित करती रही हो, कुछ जताती रही हो, कुछ बताती रही हो, लेकिन लोग उसे अनसुना करते रहे। और आखिर कौन था वो इंसान जो नहीं चाहता था कि नेहा रैना का केस फिर से खोला जाए, जो नहीं चाहता था कि नेहा रैना कहाँ है इसकी जानकारी मिले? और सबसे बड़ी बात, कौन थी वो आर्टिस्ट जो उसके साथ देखी गई थी और उससे नेहा रैना का रिश्ता क्या था? कई सवाल थे जो रवीना को परेशान कर रहे थे और ईसा से कुछ भी पूछने से पहले रवीना अपनी तरफ से तैयारी पुख्ता रखना चाहती थी ताकि वो ईशा को चाह कर भी हर्ट न कर दे। आज से पहले रवीना ने किसी के लिए इतना नहीं सोचा था, लेकिन आज ईसा से कुछ भी पूछना जैसे उसके दिल पर कुछ भारीपन लेकर आ रहा था और उस भारीपन को वो महसूस कर पा रही थी, उन आँखों की सच्चाई देख पा रही थी। लेकिन क्या जो दिख रहा था वो सच था? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।